Welcome back, students. Welcome to part 3 of chapter 7, where we are going to take the discussion ahead and talk about forests, which are nothing but called as our nature's lungs, and that too on your favorite portal, Study Pure. So, students, let's begin the topic with something you already love about nature, and that is the trees. That is the beautiful and nature which provides us a lot of clean air to breathe and calmness to our mind. When I see this picture, this actually gives me a lot of relaxation, and all thanks to nature. But what about protecting them? What about saving them? Is that not important for us? It is. सो इन पार्ट 3 हम यही डिस्कस करेंगे कि फॉरेस्ट का इकोसिस्टम में बायोडाइवर्सिटी में क्या रोल है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. व्हाई फॉरेस्ट आर कॉल्ड द ग्रीन लंग्स. सबसे पहले तो ये पिक्चर ही उसको डिस्क्राइब कर रही है कि क्यों हम उसको ग्रीन लंग्स बोलते हैं. प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस व्हिच हेल्प्स द एनिमल्स फॉर रेस्पिरेशन. ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं और बहुत अच्छी तरह से इसका मीनिंग समझते हैं. ऑक्सीजन इज आवर लाइफ सपोर्टर. सो अगर ये प्लांट्स ग्रीन नहीं होंगे, दे विल नेवर रिलीज दिस ऑक्सीजन फॉर द प्रोसेस ऑफ in the process of photosynthesis. They also maintain the balance of oxygen and carbon dioxide in the atmosphere. That is why forests are called green lungs. So maintaining the balance between oxygen and carbon dioxide also is because of photosynthesis and respiration. क्योंकि एक प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और एक प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होती है, राइट. एंड एज अ रिजल्ट हम सबको ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी ब्रीदिंग के लिए मिल जाती है. सो ये कॉन्टिन्यूअस होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो बैलेंस है वो मेंटेन रहेगा. अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि हम बार बार फॉरेस्ट की बात करते हैं, बायोडाइवर्सिटी में, इकोसिस्टम में, इन सब का क्या रोल है और प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही हैं जो हम बायोडाइवर्सिटी को भी कंजर्व नहीं कर पा रहे हैं पूरी तरह से. तो सबसे पहले जब हम फॉरेस्ट की बात करते हैं, जो हम ग्रीन लंग्स बार बार बोल रहे हैं, उसकी अगर हम बात करते हैं तो हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि डिफॉरेस्टेशन इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है जो हमारे कंट्रोल में है, राइट. डिफॉरेस्टेशन का क्या मतलब होता है? कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, राइट. तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे हैंड्स में है, हमारे कंट्रोल में है. हम पेड़ों को ना काटें और अपनी नीड्स और ग्रीड्स को कंट्रोल में रखें या फिर उसके लिए कोई और सब्स्टिट्यूट ढूंढें. सो सबसे पहले लेट्स सी व्हाट आर द मेजर कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, जिसमें सबसे पहला आता है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज. And then you have logging, then you have urbanization, then you have desertification, and then we have mining, and last not but the least, it's called the forest fire. So these 6 points are interrelated. First of all, साइंस में क्योंकि एक अगर आप एक्शन देते हो, उसका जो रिपल्स इफेक्ट होता है वो आसपास की जो दूसरे पैरामीटर्स हैं उनको भी डिस्टर्ब करता है. तो अगर मैं बात करती हूँ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज की, तो सबसे पहले इसका मतलब ये है, आप अपने फार्म्स को बनाने के लिए या फिर एग्रीकल्चर में आप ऐसी एक्टिविटीज करते हो जिसकी वजह से आपको पेड़ों का काटना जरूरी हो जाता है. वो कोई भी नीड हो सकती है, राइट. आपने फार्म को क्लियर कर दिया, खेतों को बिल्कुल क्लियर कर दिया अपनी एक्टिविटीज के लिए, तो उससे क्या हो रहा है? बहुत सारा लकड़ कट रहा है, जिसका मतलब ये है कि आप पेड़ों को काट रहे हैं, राइट. आपके जो एक्शंस हैं वो इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं? ट्रीज को कट कर रहे हैं. और एक्चुअली में अगर मैं उल्टा चलती हूं तो इसका एक और रीजन अर्बनाइजेशन भी है, क्योंकि जब जगह मिलेगी तभी तो हम वहां पे घर बनाएंगे, फैक्ट्री सेटअप करेंगे, मॉल्स बनाएंगे, या कुछ भी किसी भी तरह की अर्बनाइजेशन लाना है, स्ट्रक्चर बिल्ड करना है, तो उसके लिए आपको फ्री लैंड का मिलना जरूरी है, जिसके लिए आप ये एक्टिविटीज करते हो. एंड
अगर मैं डेजर्टिफिकेशन की बात करती हूँ तो ये एक कॉन्सिक्वेंस होता है जब आप लैंड को प्रॉपरली क्लियर कर देते हो, राइट। अगर बात हम करते हैं माइनिंग की, तो आप सब जानते हो माइनिंग जो होती है वो एक बहुत ही टीडियस कॉज है, जहां पे आपको बहुत ही बुरी तरह से डिग करना पड़ता है, डीप बिलो डीप डाउन। तो ऑब्वियस सी बात है ऐसी जगहों पे दूर दूर तक कहीं पे भी प्लांटेशन हो ही नहीं सकती, right? And when we are talking about forest fires, this is something which is sudden. अगर आप इंटेंशनल करते हो तो हमेशा उसको डिस्करेज करना चाहिए, और अगर वो इंसिडेंटली हो गई, एक्सीडेंटली हो गई, तो उसमें आपका कोई रोल नहीं है। बट देन अगेन देयर इज अ लॉट ऑफ लॉस, बिकॉज उस फायर से बहुत सारी जो फार्म्स हैं, जो ट्रीज हैं, वो सब बर्न आउट हो जाती हैं। तो वो हमारे नेचर के लिए लॉस है, और जितने एमिशंस होंगे इस टाइम पे, अगेन दे आर वेरी वेरी हार्मफुल फॉर आवर एयर। सो नाउ लेट्स सी what are the effects of deforestation and let's talk about them one by one. तो सबसे पहला इफेक्ट जो होता है वो ड्रॉट होता है, जैसा मैंने पहले बताया। ऐसा पिक्चर, ऐसी सिचुएशंस आपने कहीं ना कहीं पढ़ी भी हैं और कहीं ना कहीं देखी भी होगी, चाहे वो कोई वीडियो क्लिप है, चाहे वो कोई मूवी है। तो इससे आप क्या गेज कर सकते हो? ड्रॉट है, ड्रॉट का मतलब क्या होता है? सूखा पड़ना। और सूखा कब पड़ता है? जब बहुत टाइम तक बारिश नहीं हो रही, उस लैंड पे देयर इज नो रेन, देयर इज नो वाटर। So a drought is a period of time when an area or region experiences shortage in the water supply, whether atmospheric, surface water or groundwater. Drought can have a serious impact on health, agriculture, economies and environment. और ये सारी बातें बिल्कुल सही है, क्योंकि जो भी पॉपुलेशन वहां पे सराउंड करेगी, हेल्थ इफेक्ट होगी, क्योंकि उनके लिए तो आसपास कोई ग्रीन लंग्स नहीं बचे, राइट? और उससे क्लाइमेट डिस्टर्बेंसेस अपने आप आ जाएंगे, आपका एनवायरमेंट इफेक्ट होगा, रेनफॉल में कमी आएगी, राइट? टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज होगा, एग्रीकल्चर इफेक्ट करेगा, बिकॉज बहुत सारा अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। जब फार्मर्स के पास खेतों में काम करने के लिए कोई वर्क ही नहीं है, आई मीन बिकॉज अभी भी हमारे रूरल एरियाज में अगर हम जाते हैं, वहां पे मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो फार्मिंग पे डिपेंडेंट रहती है। तो अगर सूखा पड़ गया तो उनके लिए तो बहुत ही लॉस है, बिकॉज इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं आता, राइट? वो अपना जो डेली बेसिस पे घर पे जो वो अपना डेली खाना वाना जो भी उनकी बेसिक नीड्स हैं, वो सिर्फ फार्मिंग के थ्रू ही पूरी करते हैं, और अगर वो भी उनसे ले ली जाएगी तो फिर दे विल स्टार्व एनीवेज। एंड देन अबाउट इकोनॉमीज, उस पर इफेक्ट ऑल्टरनेटिव पड़ेगा, बिकॉज आपका ट्रेड नहीं हो रहा, बिजनेस नहीं हो रहा, देयर इज नो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ फूड आइटम्स। सो आप देखो कि एक भी सिचुएशन ऐसी आ जाती है तो कैसे एक रिपल इफेक्ट होता है, यू नो, कि सूखा पड़ा और हेल्थ भी गई, इकोनॉमीज भी गई, एनवायरमेंट भी गया, तो ओवरऑल हम कहां से कहां आ जाते हैं। तो छोटी छोटी चीजें हमें लगती हैं, बट सी द इम्पैक्ट इट हैज ऑल ओवर। Now, let's talk about the second parameter, and where I'm talking about the wildfire. जैसा मैंने पहले बोला, wildfire का मतलब इंटेंशनल भी हो सकता है और नॉन इंटेंशनल भी हो सकता है। कुछ लोग आपके घर के आसपास पार्क्स वगैरह होते हैं, वहां पे भी यही चीजें करते हैं, जब बहुत सारा कोई शरारत पे कर देता है, which is not to be encouraged. It should be discouraged by any means, because उस टाइम पे जो एमिशंस होते हैं वो बहुत बहुत हार्मफुल होते हैं, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट यू आर लूजिंग ऑल द ग्रीनरी, राइट? सो नाउ लेट्स सी व्हाट एक्चुअली इट मीन्स। अ वाइल्ड फायर कैन बी कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज और naturally, such as lightning. By the human, forests are mainly cleared so land can be used for construction of roads, dams, हाउसेज, इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। तो जब ये इंटेंशनली किया जाता है तो आप ग्रीड देखो क्या है, अर्बनाइजेशन लाना, क्योंकि जब वो लैंड क्लियर हो जाएगा तो ऑब्वियसली वो क्लियर किया ही इसीलिए गया है ताकि वहां पे हाउसेज, इंडस्ट्रीज, रोड्स, डैम्स का कंस्ट्रक्शन हो सके। कुछ सालों के लिए तो ये चीज बहुत अच्छी लगती है, बट हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस को भूल जाते हैं, क्योंकि कॉन्सिक्वेंस सीधा आपके एनवायरमेंट पे आएगा जहां पे आप ही डिस्टर्ब होगे, क्योंकि जब आपका एयर जो आप ले रहे हो वो प्योर नहीं है या आपको नहीं मिलती, तो आप कैसे सर्वाइव करोगे,
राइट आप ये भूल जाते हो, मेकिंग दीज अर्बनाइजेशंस अराउंड यू। बहुत खुशी होती है ना हम डेवलप्ड कंट्री हो चुके हैं, बट कॉन्सिक्वेंसेस का ध्यान भी साथ साथ रखना पड़ता है कि आने वाले टाइम्स में या आने वाले जनरेशंस के हेल्थ इफेक्ट्स या उन पे तो कोई असर नहीं होने वाला इन सब चीजों का। नाउ लेट्स मूव टू the other point where we are talking about the increase in temperature। ये बहुत ऑब्वियस है और अगेन ये भी रिलेटेड है हमारे फर्स्ट पॉइंट से जब हम बात कर रहे थे डिफॉरेस्टेशन की और जहां हमने बात कर रहा था एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज का भी, क्योंकि जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं, जब लैंड बिल्कुल ही सूखा पड़ गया, ड्रॉट हो गया, तो आप ये सोचो टेम्परेचर का क्या होगा। ऐसा बैरन लैंड, क्योंकि वहां पे क्या होता है जब हमारा क्रॉप्स होती हैं, बहुत ज्यादा ग्रीनरी होती है, तो वो क्या करते हैं रेन्स लेके आते हैं जिससे टेम्परेचर मॉड्यूलेटेड रहता है कि नहीं। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशंस होंगी जैसा कि एक डेजर्ट में होता है तो आपको टेम्परेचर की इंटॉलरेंसेस भी झेलने पड़ेंगे। डिफॉरेस्टेशन कॉजेज इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड चेंजेस इन द अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, generally creating a drier climate. These impacts can affect soil moisture, reducing yields in some areas and increasing flooding in others। तो आप डिसबैलेंस देख रहे हो कि एक जगह पे तो बिल्कुल सूखा पड़ जाता है और कई जगहों पे बाढ़ आ रही है। और क्या ऐसा नहीं हो रहा आजकल, अनएक्सपेक्टेड होता है, कहीं पे बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है और कहीं पे बाढ़ ही बाढ़ आ रही है। सो दिस शोज नेचर कितना डिस्टर्ब हो चुका है, जो हमारा साइकिल बहुत स्मूथ चलता था रेनफॉल का, वो भी कितना डिस्टर्ब हो चुका है। सो छोटी छोटी चीजें हैं, आपस में रिलेटेड है। अगर आप एक एक्टिविटी करते हो 10 एक्टिविटीज अपने आप ऑल्टर हो जाती हैं बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट्स एंड द इफेक्ट्स जो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ लेट्स गो एंड टॉक अबाउट द अदर इफेक्ट एंड दैट इज animal death and extinction, because this is what means when we are talking about biodiversity conservation. So deforestation affects animals in many ways. It causes habitat destruction, increased risk of predation, reduced food availability, and much more. As a result, loss of homes and food sources of various animals takes place, which finally lead to loss of their lives। तो जब मैं ये सारे points mention कर रही हूँ, make sure हमने ये सब discuss किया है and you can easily relate कि सही में अगर हम ऐसा कुछ भी करते हैं तो ये सारी चीजें, चाहे वो animals का खाना हो, चाहे वो animals का habitat हो या उनका living atmosphere हो, all of these points are triggered and as a result it leads to animals' death or their extinction। So now let's talk about resource loss। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो समझना जरूरी है जब हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, क्योंकि बहुत सारे रिसोर्सेज जो हमें नेचर फ्री में देता है और जिसके बारे में हम प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, इनको खत्म करेंगे तो वो जो फ्री ऑफ कॉस्ट के हमें गिफ्ट्स मिल रहे हैं वो भी इनके साथ साथ चले जाते हैं और ये हम भूल जाते हैं। So let's talk about what are we talking about. The loss of trees and other vegetation can cause climate change, desertification, soil erosion, fewer crops, flooding, increased greenhouse gases in the atmosphere, and a host of problems for indigenous people। चाहे मैं कोई भी एक पॉइंट उठा लूं, क्लाइमेट चेंज उठा लूं, डेजर्टिफिकेशन उठा लूं, सॉइल इरोजन उठा लूं, इंक्रीज्ड ग्रीन हाउस गैसेस उठा लो, जितनी भी प्रॉब्लम्स, जो भी प्रॉब्लम मैं पिक करूंगी वो प्रॉब्लम आपके रिसोर्सेज को फिनिश कर देगी, राइट? क्योंकि वहां पे ग्रोथ पॉसिबल नहीं है, चाहे हम ह्यूमन बींग्स की बात करें और चाहे हम वहां पे एनिमल्स और प्लांट्स की बात करें। सो एवरीबडी शुड वैल्यू देम एंड एवरीबडी शुड अंडरस्टैंड कि फॉरेस्ट के साथ साथ कितनी चीजें हमें फ्री में मिलती हैं और वो भी हमारे कंफर्ट को बढ़ाने के लिए, हमारी लाइफ को और सिंपलर, सेफर, स्मूदर बनाने के लिए। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड स्टेप, द नेक्स्ट स्टेप जो हमें सोचना चाहिए। ये सारे तो इफेक्ट्स थे जो अभी तक हम पढ़ रहे थे डिफॉरेस्टेशन के। अब हमें समझना है कि किस तरह से हमें प्लानिंग करनी चाहिए
फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए, और वहां पे जो कुछ भी चल रहा है उसको प्रॉपर तरीके से किस तरह से मैनेज किया जाए ताकि हमारे फॉरेस्ट रिजर्वॉयर्स जो है वो खत्म ना हो, उनको कोई नुकसान ना पहुंचे, एंड दे आर देयर एज ऑलवेज, right? So let's talk about them one by one. Try to create some points. Maintain biodiversity and ecosystem services. Expand reserves and buffers. So see, अगर मैं इस पॉइंट की बात करती हूँ तो ये यही बोल रहा है कि आपको मेंटेन रखना है अपने इकोसिस्टम्स और बायोडाइवर्सिटीज को, और वो कैसे होगा? जब आप वहां पे सर्वाइविंग स्पीशीज का ध्यान सही तरीके से रखें, कंजर्व करके रखें, उनको एक्सटिंक्ट ना होने दें या डेथ ना होने दें, एंडेंजर्ड ना होने दें। ये कौन कौन सी टाइप की स्पीशीज हैं ये हम नेक्स्ट पार्ट्स में पढ़ेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि गायब होने की या स्पीशीज भी किस किस तरह के थ्रेट्स के थ्रू गुजरती हैं जिससे वो एक्सटेंट हो जाती हैं। सो उसको मेंटेन रखना एक टास्क है। अब किस तरह से करना है ये उस अथॉरिटी को प्लान करना है। देन रिड्यूस स्ट्रेसर्स, लॉगिंग, ग्रेजिंग, इनवेजिंग, ये क्या है? स्ट्रेसर्स है, क्योंकि इन प्रैक्टिसेस से जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है वो अफेक्ट होती है, और ये हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से लॉगिंग, ग्रेजिंग, इन्वेजन, इन सब पॉइंट से हमारे बायोडाइवर्सिटी अफेक्ट होती है। तो हमारा नेक्स्ट अगर काम करना है तो वो हमें इस पे करना है जहां पे हम इन प्रैक्टिसेस को ना होने दें, क्योंकि अगेन ये सारी चीजें हमारे कंट्रोल में है। Then let's talk about identify climate refugia, maintain intactness and connectivity. इसका मतलब ये है क्लाइमेट चेंज, जैसा आपने बर्ड्स की माइग्रेशन के टाइम पे पढ़ा था कि जब उनके लिए क्लाइमेट सूदिंग नहीं होता, वो एक जगह से दूसरी जगह पे, जहां पे उनके लिए फॉर द टेम्परेरी पार्ट क्लाइमेट बेनिफिट्स होते हैं, दे मूव टू दैट प्लेस। सो जो भी ऐसे स्पीशीज हैं आपके यहाँ पे आती हैं या आपके यहाँ से वहां जाती हैं, you should always maintain intactness and connectivity so that you know कि हमारी कोई भी स्पीशी गायब नहीं हुई है। तो आपको वो ट्रैक रखना पड़ेगा कि once they have gone, are they back or not? Because maybe वो स्पीशी बहुत स्पेशल हो। Then restore degraded areas, reduce fire risks in plantation, improve riparian areas and reduce road densities. So basically कहने का मतलब ये है कि जितने भी ऐसे एरियाज हैं जिनको आप ज्यादा अफेक्टिवली नहीं यूज कर पा रहे हो, आपको उनका ध्यान रखना है कि वहां पे फायर रिस्क ना हो, प्लांटेशन में कोई जाकर आग ना लगा दे, बिकॉज अगेन इट इज गोइंग टू गिव राइज टू वाइल्ड फायर्स, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस और इफेक्ट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। देन प्रोटेक्ट हाई बायोमास फॉरेस्ट, फुल कार्बन अकाउंटिंग इन फॉरेस्ट्री। अगेन जो आपने लास्ट पार्ट किया था अभी डिस्कस, जहां पे हमने रिसोर्सेज लॉस की बात करी थी, तो क्योंकि जहां पे भी हाई बायोमास फॉरेस्ट है वहां पे आपको बहुत सारे रिसोर्सेज अबंडेंस में मिलेंगे, जो हमारी साइंस में और हमारी एवरीडे लाइफ में बहुत हेल्पफुल है अलग अलग एप्लीकेशंस के साथ। सो वी शुड अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑल सच थिंग्स एट डिफरेंट पैरामीटर्स। रिफॉरेस्टेशन, अब रिफॉरेस्टेशन क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन का उल्टा। डिफॉरेस्टेशन में आप क्या करते हो? ट्रीज को कट करते हो, और रिफॉरेस्टेशन में आप क्या कर रहे हो? इट इज रीस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज। वी शुड प्लांट एटलीस्ट एज मेनी ट्रीज एज वी कट। सब स्कूल्स में इंकरेज किया जाता है ये आजकल, ताकि एटलीस्ट आप नॉर्मल रूटीन में तो भूल जाते हो ट्रीज को वाटर देना या ट्रीज को प्लांट करना, बट एटलीस्ट स्पेशल ओकेजन्स में यू मेक अ हैबिट कि या आप एक ना एक, कोई भी आपका अच्छा दिन हो, जो भी आपके लिए स्पेशल डे हो, instead of wasting money on other things, giving big gifts to your friends, try making a habit of gifting plants to everyone, or at least one to some of the people around you, जहां पे वो उसका ध्यान रख सके और आपका ये contribution आपके nature में जाए। If the deforested area is left undisturbed, it re-establishes itself. In natural reforestation, there is no role of human beings. If we have to retain our green wealth for future generations, plantation of more trees is the only option. ताकि जहां पे भी कुछ कैलामिटी की वजह से या कोई जो भी हमने भी पढ़ा है, चाहे वो वाइल्ड फायर है, चाहे वो अर्बनाइजेशन है, जहां पे भी ये लॉसेस हो रहे हैं,
अगर लॉसेस का जो रेशो है हम रिफॉरेस्टेशन का रेशो बढ़ाते जाएंगे, वो अपने आप बैलेंस हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस प्रैक्टिस को बिना सोचे समझे कि क्या करना है, कहाँ काम आएगा, क्या फर्क पड़ता है, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। तो ये बात सच्ची है, अगर ये सारे एक एक पेड़ सब लगाएं, आप खुद इमेजिन करो हम कितनी पॉपुलेशन की कंट्री में रह रहे हैं, तो अगर अगर ये स्टेप हर कोई सोचे और ले, तो एक दिन में कितने जो ट्रीज है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड प्लांट हो जाएंगे एंड जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं वो रिकवर हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, अब मैं बात करने वाली हूं चिपको आंदोलन की। चिपको नाम से क्या पता चल रहा है? चिपको, और आप देख सकते हो जैसे हम किसी को बहुत टाइटली हग करते हैं, चिपक जाते हैं। और इसके साथ साथ दूसरा वर्ड आंदोलन भी है। आंदोलन क्या डिस्क्राइब करता है? कि आपने किसी कॉज के लिए फाइट किया है, राइट? लेकिन यहां पे फाइट का कॉज क्या था? हमारे पेड़, राइट? तो ये एक बहुत ही नोबल कॉज था और बहुत ही अच्छा एक्शन था जो उत्तराखंड की कम्युनिटी के लोगों ने लिया था, एंड दिस वाज इनिशिएटेड बाय सुंदरलाल बहुगुणा। अब क्या किया? जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, डिफॉरेस्टेशन से कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारी बायोडाइवर्सिटी पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो कुछ पॉइंट ऐसा था, अगर वो राजे महाराजों का टाइम था या कोई भी ऐसा स्टैंड जहां पे आप पावरफुल लोगों से लड़ नहीं पाते हो, या पावरफुल लोगों को हंटिंग करने से नहीं रोक पाते हो, या फिर इन ट्रीज को कट करने के लिए आप उनको स्टॉप नहीं कर पाते हो बिकॉज दे आर मोर पावरफुल। उनकी अपनी ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं जहां पे वो इन वुड को सेल करते हैं, दे अर्न अ लॉट फ्रॉम दीज एक्टिविटीज, इवेंचुअली जो हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत ही खराब है। सो वहां के लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया और उन्होंने क्या किया, जितनी वहां की ट्रीज थी उन सबको जाकर टाइटली हग कर दिया, ये रिवोल्ट करते हुए, ये डिपिक्ट करते हुए कि हम पेड़ों को नहीं काटने देंगे। इसीलिए इसको चिपको आंदोलन बोला गया था, क्योंकि इट वॉज एन एक्शन विच वॉज टेकन टू प्रोटेक्ट एंड सेव ट्रीज फ्रॉम cutting down. चिपको आंदोलन, non-violent social and ecological movements by rural villagers of Uttarakhand, particularly women in India in the 1970s, aimed at protecting trees and forests slated for government-backed logging. When all talking failed and the loggers started to shout and abuse the women, threatening them with guns, the women resorted to hugging the trees to stop them from falling them. क्योंकि जब उन्हें लगा अब बातों से कोई फायदा नहीं हो रहा, ऐसा ही होता है जब हम किसी चीज को रिवोल्ट करते हैं, हम हमेशा चाहते हैं कि पहले मैटर कम्युनिकेशन से सॉल्व हो जाए। तो जहां पे उन्हें लगा कम्युनिकेशन इज नॉट गोइंग टू वर्क नाउ, वो नहीं सुनेंगे, दे स्टार्टेड रिवोल्टिंग बाय जस्ट हगिंग द ट्रीज and showing them the respect and the love they have for nature, ताकि वो उन्हें कट ना कर सके। What an inspiring story. So I hope अगर हम इतना नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हम फॉरेस्ट के कट डाउन होने को ध्यान में रखें कि कोई भी अपने ग्रीड के लिए बेचारे पेड़ों का काटा फाटा ना करें, क्योंकि एक्चुअली में इवेंचुअली में वो सारे कॉन्सिक्वेंसेस वन डे हमें ही झेलने हैं। And along with that, you should always encourage reforestation, and that is planting of more and more trees. Students, now I'm going to talk about another interesting activity which you know is Van Mahotsav. वन हिंदी में हम पेड़ों को बोलते हैं या हमारे फॉरेस्ट को बोलते हैं एक्चुअली, एंड महोत्सव इज अ फेस्टिवल जो आप मनाते हो। तो वन महोत्सव एक ऐसा फेस्टिवल है जहां पे हम ट्रीज को सेलिब्रेट करते हैं बाय प्लांटिंग देम वेर एवर वी कैन। आपके स्कूल्स में और आपकी सोसाइटी में, बड़े बड़े रिलीजियस जगहों पे, सब जगहों पे वन महोत्सव आजकल सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि ये एक एक्शन है। एज आई सेड, अगर पूरे साल आपको कभी टाइम नहीं मिला एक भी ट्री प्लांट करने के लिए, एटलीस्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज 1 जुलाई to 7 जुलाई, पीपल सेलिब्रेट इट लाइक अ कम्युनिटी फेस्टिवल, और सब कोशिश करते हैं वेर एवर पॉसिबल, वो हमेशा पूरे हफ्ते प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं जहां पे इसकी ट्रीज कटिंग की बात करी जाती है, या वो कॉजेज जो हमारे ट्रीज को हैम्पर कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन को एनकरेज कर रहे हैं,
या वो सब पॉइंट्स जो हमने ड्यूरिंग द चैप्टर पढ़े हैं जिससे हमारी फॉरेस्ट लाइफ अफेक्ट होती है. So as we can see, trees exhale for us so that we can inhale them to stay alive. Van Mahotsav or Forest Festival is an annual tree planting festival celebrated from 1st July to 7th July to spread awareness of forest conservation and to save the environment. It is a festival of life because trees are our lives. So all of you should celebrate this festival not only in your schools but also in your society. You should also encourage more and more people to participate and spread this joy everywhere. Now let's talk about the second aspect जो आजकल बच्चों को बहुत ज्यादा सिखाई जाती है. आपको भी आपकी टीचर जरूर बताती होंगी and especially ना भी बताएं. If you go and buy something from the market, any kind of a paper, क्योंकि I hope आप आर्ट एंड क्राफ्ट की एक्टिविटी स्कूल में करते हो, आपके टीचर्स आपको बहुत सारी चीजें सिखाते हैं. रिसाइकलिंग ऑफ पेपर इज वन ऑफ देम. आजकल मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स जो हैं वो पेपर बैग्स हो, चाहे वो आपके चार्ट पेपर्स हो, आपके फोल्डर्स हो, और आजकल तो इनफैक्ट पेन्स और पेंसिल्स भी वो आते हैं जिनमें रिसाइकलेबल सीड्स होते हैं. So these are few things which are initiatives taken by people and the society to make the importance of recycling ताकि हर बच्चा अपने आप उसको कर सके. Yes, so it takes 17 full grown trees to make 1 ton of paper. Just imagine, right? ये ध्यान में बार बार आना चाहिए नेक्स्ट टाइम जब आप एक पेपर पे लिखते हो कि उसकी क्या वैल्यू है, जिसको हम यूं करते हैं और यूं फेंक देते हैं, उसकी क्या वैल्यू है. इतना इजी नहीं है उस पेपर को लेना, उसके लिए कितने पेड़ कुर्बान हुए हैं. Paper can be recycled 5 to 7 times for use. So this is one of the biggest advantage जो हमें use करना चाहिए. आप उसी को 5 to 7 times recycle करके दोबारा use कर सकते हो. Therefore, we should save, reuse used paper and recycle it. By this, we not only save trees but also save energy and water needed for manufacturing paper. Very important. अभी मैंने बोला अगर हम एक चीज को डिस्टर्ब करते हैं 10 चीजें अपने आप डिस्टर्ब हो जाती हैं. उसी तरह से अगर आप एक चीज, एक एक्शन, प्रोडक्टिव एक्शन लोगे, उससे 10 चीजें सवर भी जाती हैं. अगर आप यहाँ पे देखोगे आपके उस एक्शन से आपकी एनर्जी, वाटर, इन सब पे भी अफेक्ट, गुड वे में अफेक्ट होना शुरू होगा बिकॉज उनका सेविंग होना शुरू हो जाएगा अपने आप. Doing so will also be reducing the amount of harmful chemicals used in paper making. Third important point, तो pollution जो level control है वो भी अपने आप होना शुरू हो जाएगा, right? तो अगर हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं, करने की कोशिश करते हैं, तो मैंने जैसे बोला वो एक रिपल इफेक्ट होता है. कुछ भी एक अच्छा एक्शन करोगे 10 चीजें जो रिपल इफेक्ट आना शुरू होता है, 10 चीजें अपने आप आसपास की संवरनी शुरू हो जाएंगी. और अगर आप कुछ बुरा करने का सोचते हो तो वो 10 चीजें अपने आप रिपल इफेक्ट से और खराब होनी शुरू हो जाती हैं. सो बी कंस्ट्रक्टिव, थिंक अबाउट when you're using paper next time, aware your friends about this जिनको नहीं पता, and in fact you can have a discussion in your class with your teachers on this, and you also can initiate. आप खुद अगर क्लास में इतने सारे बच्चे हो, everybody starts making a recycling or start doing recycling of paper. आप सोचो आप कितना पेपर सेव कर रहे हो, ट्रीज को सेव कर रहे हो और एनर्जी सेव कर रहे हो. What a wonderful idea, and I hope आप इस आइडिया से फॉरवर्ड मूव करेंगे and you will understand biodiversity more deeply now. So let's meet in part 4 now to discuss further details of biodiversity. Till then, bye-bye.